नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बूढ़े माँ बाप की बहुत ही दर्द भरी कहानी। बाबूजी, आपका दिमाग खराब हो गया है? अरे कितनी बार समझाया है कि पेंशन मिलता है तो सीधा घर लाया कीजिए, पर आप हैं कि बस्ती बस्ती घूम कर आते हैं और आधे पेंशन को उन गरीब बच्चों में बांट कर आते हैं। अरे उनके बच्चे पढ़ें या मरें, मुझे क्या। यहाँ मैं आप और माँ को पाल रहा हूँ और आपको उन भूखों नंगों की पड़ी है। शायद आप भूल रहे हैं कि अब आप शिक्षक नहीं रहे। यही हालात रही तो मैं आप लोगों का खाना पीना बंद कर दूंगा। फिर सबको कहते रहना कि बेटे बहू हमें खाना पीना नहीं देते। याद रखो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब लाइए जो पैसे बचे हैं। दिलीप अपने पिता नरेश के हाथ से पैसों को झपटते हुए बोला। नरेश बाबू, बेटा जरूरी तो नहीं मैं किसी विद्यालय में पढ़ाता रहूं तभी तक शिक्षक रहूंगा। मैं तो ताउम्र शिक्षक रहूंगा। इंसान शिक्षक अपने कर्मों से होता है। मैं मरते दम तक बच्चों की सेवा करता रहूंगा, उन्हें पढ़ने में मदद करता रहूंगा। बेचारे वे बच्चे, उनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से पेट भरने लायक कमा पाते हैं, फिर वो उन्हें कहाँ से पढ़ा पाएंगे। और कौन जानता है उन गरीब बच्चों में कौन हमारे देश का भावी भविष्य बन जाए। दिलीप बोला, ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि उन गरीब बच्चों में कोई हमारे देश का आने वाला नेता बनेगा तो भूल जाइए। और अगर इतनी ही आप लोगों को उनकी परवाह है तो क्यों नहीं वो लोग आकर आपके घर का काम कर देते हैं या आपकी सेवा करते हैं। वो सब करने के लिए ना पैसे चाहिए उनको। ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता और आप हैं कि बस लुटाते रहो। मैं और मेरा परिवार है ना। दिलीप की माँ सुनीता जी बोली, बेटा ये कैसे अपने पिता से बात कर रहे हो? तुम तो उनके स्वभाव को जानते हो। जब तुम छोटे थे तभी ये अपनी सैलरी से बच्चों की सहायता किया करते थे। फिर भी तुम्हारे पढ़ने लिखने और ज़रूरत में कोई कमी तो नहीं रखी हमने। इन्होंने कितनी मेहनत से बच्चों का भविष्य बनाया है, कई बच्चों का भविष्य बनाया है। कुछ बच्चे इतने मेधावी होते थे पर गरीबी के कारण विद्यालय की फीस देने में असमर्थ रहते थे, तो समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझकर ये अपनी सैलरी में से कुछ पैसे उनको दे दिया करते थे। उनकी सहायता हो जाया करती थी। और वैसे भी बेटा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अगर तुम्हारे बाबूजी पेंशन का पैसा नहीं भी दें तुम्हारे हाथ में तो कुछ कमी तो नहीं होगी। सागर से अगर एक लोटा पानी निकल जाए तो क्या सागर खत्म हो जाता है? दिलीप की पत्नी अनीता बोली, ओ माँ जी, आपको क्या लगता है आपका बेटा सागर है जिससे से निकाल निकाल कर आप दूसरों को देते जाओगे? भूल जाओ। अगर ऐसा है तो अपना लोटा उठाओ और अपने रहने खाने का इंतज़ाम अलग कर लो। जब तक बाबूजी पेंशन का पैसा हमारे हाथ में दे रहे हैं, सोच लो आपका राशन पानी भी आ रहा है। जब भी कम हुआ याद रखिए, कटौती आपके खाने पीने से ही करूँगी। अरे मेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है, वो कमाई क्या मैं आप लोगों पर लुटाऊंगी? भूल जाओ। आखिर आप लोगों ने इनके लिए किया ही क्या है? अरे वो तो इनका भाग्य अच्छा था कि मैं शादी करके यहाँ आ गई और उनका भाग्य चमक उठा। अब जाइए, दिन के बर्तन रसोई में पड़े हैं, उन्हें साफ़ कीजिए और रात के खाने की तैयारी कीजिए। बेचारी सुशीला जी नरेश बाबू से बोली, चलिए जी, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। कितनी दफ़ा आपसे बोली हूँ, मत किया करो अब ये समाज सेवा। अब ना तो हमारी हैसियत रही, ना अपने ही पैसों पर हमारा अधिकार रहा। ईश्वर देखने आला है, वो गरीब बच्चों की सहायता करेगा। आप जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर सुशीला जी उन्हें कमरे में छोड़कर रसोई का काम निपटाने लगी। सब काम करके सुशीला जी नरेश बाबू के साथ कमरे में बैठकर अपने खाने का इंतज़ार कर रही, क्योंकि अनीता का कहना था कि जब तक उसके बच्चे और पति खाना नहीं खा लेते वो लोग रसोई के आसपास नज़र नहीं आएंगे। थोड़ी देर में अनीता एक थाली में 3 रोटी, फीकी सी दाल और दूसरों के थाली में जो बची हुई सब्जी थी सबको मिलाकर उनके सामने लाकर रख दी। सुशीला जी बोली, बहू आज तुमने 3 रोटी क्यों दी है? हम दोनों तो 2-2 रोटी खाते हैं। अनीता बोली, अब इस पूरे महीने बाबूजी को 1 रोटी ही मिलेगी। जब अपने पेंशन का पैसा दूसरों में बांट रहे थे तब नहीं सोचा था कि रोटी कहाँ से आएगी? अब जो मिला है चुपचाप खा लीजिए। सुशीला जी झूठ मूठ
काटाकार लेते हुए बोली, आज शाम मैं बहू ने मुरमुरे बहुत खिला दिए, मुझे तो ज़्यादा खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसा कीजिए, आप मेरी थाली ले लीजिए और मैं आपकी थाली ले लेती हूँ। नरेश बाबू हंसकर बोले, सुशीला, तुम पहले भी ऐसे ही करती थी। पहले अपने हिस्से का खाना तुम बच्चों को खिला देती थी या मुझे खिला देती थी, अब तो रहने ही दो। बेटे बहू की बातों से ही आधा पेट भर गया है, तो एक रोटी से बचा हुआ हिस्सा भी भर ही जाएगा। मैं अपना कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ूंगा। हाँ, जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कर्तव्य नहीं निभा सकते, वो बच्चे किस बात के। सुशीला जी बोली, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। जिस दिन उनके ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आएगी तब उन्हें एहसास होगा। चलिए अब खाना खा लीजिए। सुशीला जी ने नरेश बाबू से बहुत मिन्नतें की और उन्हें अपनी थाली का खाना खिला दिया। औरत यही तो होती है, अपना पेट काट कर भी अपने बच्चे और पति को बस खुश चाहती है। समय बीतने लगा। नरेश बाबू अपनी आदत से मजबूर, किसी भी दुखियारे का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। हर बार वो अपने कुछ पैसों से लोगों की मदद कर दिया करते थे। यही अच्छाई उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। अगले महीने जब वे पैसे लेकर आए और कम पैसे जैसे ही बेटे को देते हुए बोले, लो बेटा, ये पेंशन के पैसे घर पर रख दो। दिलीप गुस्से में बोला, फिर से कम? फिर मुझे क्यों देने आए हो? हटो यहाँ से। उसे धक्का दिया और नरेश बाबू का माथा चौखट में जाकर टकराया और वो वहीं बेहोश हो गए। बेचारी सुशीला जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कितनी बिन्नतें की, तब बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। आज लगातार 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहने के बाद भी नरेश जी की हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर ने कहा ब्रेन हेमरेज हुआ है। नर्स ने आकर कहा कि आज शाम को ही नरेश जी का ऑपरेशन करना होगा। मुंबई से विशेष डॉक्टर को बुलाया गया है। आप 2.5 लाख जमा करा दीजिए और बाकी की रकम ऑपरेशन के बाद जमा करवा दीजिएगा। नर्स की बातें सुनकर दोनों को साफ सूंघ गया और एक दूसरे का मुँह ताक रहे थे। दिलीप ने छोटे भाई को फ़ोन करके बुलाया। वो आते ही बोला, क्या ज़रूरत है स्पेशल वार्ड में रखने की? आप इन्हें जनरल वार्ड में रखिए। मैं तो कहता हूँ माँ किसी सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ कम पैसे में इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा इतना वक्त नहीं है, ब्रेन का इलाज अभी शुरू करना होगा। आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो हम उनके बचने की गारंटी नहीं लेंगे। सुशीला जी बेटे के पैरों में गिर पड़ी। नहीं नहीं बेटा, ये रिस्क मत लो, अपने बाबूजी का यहीं इलाज करवा दो। तो दिलीप बोला, इतना आसान नहीं है, ठहरो, मैं भैया को फ़ोन करके बुलाता हूँ। उन्हें भी खर्च करना होगा, वरना मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। छोटा बेटा भी बोला, माँ अभी मैं भी फ़िलहाल इतना ही कर सकता हूँ। मैं इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दूँगा। ऑपरेशन तो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, शायद तब तक बाबूजी ठीक हो जाएंगे। नर्स के जाने के बाद वे आपस में तू मैं करने लगे। छोटे बेटे ने कहा, दिलीप भैया, आपकी वजह से बाबूजी की ये हालत हुई है। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है? माँ ने हमें सब कुछ बताया, तो ये खर्चा आप करेंगे। दिलीप बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, जब उनका खाना पीना रहना सब मैं देखता हूँ तो क्या 2 बात नहीं कह सकता? तुमने आज तक किया ही क्या है? और तुम बबीता, दहेज के नाम पर कितना कुछ बाबूजी से ले चुकी हो और माँ के सारे जेवर भी तुम ही लेकर गई हो। अब तुम दोनों मिलकर ये खर्चा उठाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जाकर देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर दिलीप वहाँ से निकल गया। दोनों भाई बहन अपनी जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी का दुखड़ा एक दूसरे से रोने लगे और रुपए की व्यवस्था में अपने आप को असमर्थ बताते हुए वो दोनों माँ से बोले, हम पैसे की व्यवस्था करके आते हैं, और वहाँ से चले गए। बेचारी सुशीला जी हर किसी आने जाने वाले से भीख मांग रही थी। सुशीला जी आंखों में आंसू लिए लोगों से कह रही थीं, कोई मेरी मदद कर दो, मेरे पति को बचा लो। पर हर कोई बेशर्मी की तरह हंसकर उनका मजाक बना रहा था कि कोई तो मेरे पति की जान बचा लो। कोई भी रुपया देने को राजी नहीं हुआ। नर्स जब दोबारा आई तो सुशीला जी रो रो कर कहने लगी कि मेरे बच्चे पैसे का इंतज़ाम करने के लिए गए हैं। शाम हो गई पर कोई नहीं लौटा।
तभी मुकेश डॉक्टर ने जब उस माई को भीख मांगते देखा, उनकी आंखें भर आईं। दिल तो कर रहा था कि अभी उस माई को गले से लगा लूं, पर उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से अंदर गए। उनके सामने नरेश जी की फाइल प्रस्तुत की गई। उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और जाकर मरीज को देखा। फिर उन्होंने उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछा। नर्स ने कहा, बेटा बेटी आए थे, लेकिन पैसे की व्यवस्था का नाम लेकर चले गए और कोई लौट कर नहीं आया। शायद अब कोई नहीं लौटेगा। ये दुनिया ऐसी ही है सर। पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब बेटे पल्ला झाड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, पैसे की सारी व्यवस्था हो जाएगी, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर मुकेश ने खुद 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिए और ऑपरेशन करने में जुट गए। ऑपरेशन सफल रहा। 2 दिन बाद नरेश जी को होश आया। उन्होंने अपनी संतानों से मिलना चाहा, तो नर्स ने जवाब दिया, वो सब तो उसी दिन चले गए थे और लौटकर आपको देखने तक नहीं आए। बस आपकी पत्नी बेचारी यहाँ बाहर बैठी रहती है। नर्स ने सारी बात बता दी। ये सारी बातें सुनकर नरेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आंखों के सामने पूरा जीवन उनका घूम रहा था कि एक साधारण अध्यापक, साधारण वेतन और 3 संतानों का लालन पालन करना, खुद हमेशा अभाव में जीते रहे, पर संतानों को कोई कमी न होने दी। पत्नी को हमेशा तंगी में देखा, पर कभी उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाए। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि बच्चों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। तंद्रा टूटी तो नरेश बाबू ने पूछा, मेरी सुशीला तो ठीक है ना? उसे मेरी खबर दे दो। और एक बात बताओ, मेरे ऑपरेशन के लिए रुपए किसने दिए? नर्स ने बताया कि डॉक्टर मुकेश, जो मुंबई से आए थे, उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ही आपका ऑपरेशन भी किया है। नरेश जी को हैरत हुई कि आज की दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं। ज़रूर ये डॉक्टर नहीं, भगवान हैं। उन्होंने डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी देर में सुशीला जी नरेश बाबू के पास आईं और रोती रोती उनका हाल चाल पूछने लगीं। तो नरेश बाबू बोले, अरे पगली, अब मैं ठीक हूँ, अब क्यों रो रही हो? देखो ना, जाने किस डॉक्टर ने मेरी जान बचाई। जी हाँ, वो तो मेरे लिए भगवान है। रूटीन चेकअप के लिए जब डॉक्टर मुकेश आए तो सुशीला जी ने डॉक्टर साहब के पांव पकड़ लिए और बोली, डॉक्टर साहब, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। नरेश बाबू बेड पर ही लेटे लेटे अपना हाथ जोड़कर बोले, आप तो भगवान हैं। डॉक्टर मुकेश ने उनके हाथ बीच में ही रोककर खुद उनके पांव पकड़ लिए। ये देखकर आसपास के सभी लोग भौंचक के रह गए। डॉक्टर मुकेश बोले, आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मुझे इस लायक बनाया। नरेश बाबू बोले, मैं समझा नहीं, आप मेरा एहसान क्यों मान रहे हैं? आप कौन हैं? आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? आखिर मुझसे आपका क्या रिश्ता है? डॉक्टर मुकेश ने कहा, मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन आपने तो मेरा पूरा जीवन बचाया है। नरेश बाबू ने कहा, मैं समझा नहीं बेटा। डॉक्टर मुकेश ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं आपका शिष्य वही मुकेश हूँ जिसको कई साल पहले आपने पढ़ाया था। मुझे याद है, बोर्ड कक्षा की फीस मेरे पास नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई छूट सकती थी। तब आपने अपनी तनख्वाह से पैसे निकाल कर मेरी फीस भरी थी। इतना ही नहीं, जब तक परीक्षा नहीं हुई आपने बिना पैसे मुझे ट्यूशन भी दिया था। आपको याद होगा, उस साल मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था, पर अगले साल आपका ट्रांसफ़र हो गया। आपसे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया सर। मैं आपको ढूंढता रहा, बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर आपके वो सब कि मुकेश, तुम पढ़कर ही अपनी तकदीर बदल सकते हो, और जब तुम कामयाब हो जाओगे, ऊंचाइयों को छू लोगे, तो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये बात मेरे हृदय में अंकित रह गई। मैं काम के साथ साथ जब भी वक्त मिलता है कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ। शायद आपने जो मेरे लिए किया उसका कुछ भाग मैं दूसरों के लिए कर सकूँ। कौन जानता है भविष्य का भावी डॉक्टर या नेता कौन बनेगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। सुशीला जी और नरेश जी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नरेश बाबू बोले, देख रही हो सुनीता, मेरा कल किया हुआ कर्तव्य आज फल बनकर कितना सुंदर लग रहा है। अपने बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया,
वो मुझे यहाँ इस हालत में छोड़कर भाग गए, और जिसके लिए एक बार मदद का हाथ बढ़ाया, आज उसने मेरा जीवन बचाया। नरेश बाबू को आज महसूस हो रहा था कि गुरु शिष्य का रिश्ता कितना निस्वार्थ और गहरा होता है। जो कर्तव्य उनकी संतान ने पूरा नहीं किया, वो उनके शिष्य ने पूरा किया था। जब मुकेश ने पूरी बात उनसे पूछी, नरेश बाबू ने रोते रोते अपने जीवन के कुछ 8-10 साल की घटना जब मुकेश को बताई तो मुकेश की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, सर, आपकी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। बस आप ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ, अगर आप इन सब बातों से निकलना चाहते हैं तो। नरेश बाबू ने पत्नी की ओर देखा तो सुशीला जी बोली, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा जी। जिस दिन वो आपको यहाँ इस हालत में छोड़कर गए थे, उसी पल मैंने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया था। अब मुझे अपने बच्चों से कोई मोह नहीं है। एक हफ्ते बाद डॉक्टर मुकेश नरेश बाबू और सुशीला जी को लेकर वहाँ से मुंबई चले गए। एक दिन खुद को मुकेश पर बोझ समझकर दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे एक दूसरे को नम आँखों से देख रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। सुशीला जी जिस भी बहू के साथ रहती थी, वहाँ घर के सारे काम करती थी तो खाना पीना मिल जाता था। नरेश बाबू रात का खाना खाकर सो गए, पर सुशीला जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें पति की चिंता हो रही थी, कैसे वो घर से हर रोज़ सुबह निकल जाते हैं। सुशीला जी याद करने लगी कि कैसे दोनों बेटों के नौकरी करने के बाद भी नरेश बाबू ने अपने पैसों से उन दोनों को घर खरीद कर दिया था। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी नरेश जी उन्हें पैसे दिया करते थे। गांव की ज़मीन और घर दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से दूसरे किसानों को दे रखा था। नरेश बाबू के हाथों में तो केवल पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं आता था। कम दिखने की वजह से दोनों बेटे पेंशन भी खुद ले आते थे और अपने हिसाब से खर्च भी कर लेते थे। खुद के पैसे होते हुए भी वो बिल्कुल लाचार महसूस करते थे। अपने पेंशन के पैसों से गरीब लोगों की मदद क्या कर देते थे तो बेटा बहू रोटी भी नहीं देते थे। सोचते सोचते कब उनकी आंखें लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह मुकेश ने जब चाय नाश्ते के लिए दोनों को आवाज़ लगाई तो दोनों कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने लगे। तभी मुकेश ने एक लिफाफा नरेश जी के हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है बेटा? नरेश बाबू ने पूछा। मुकेश बोला, बाबूजी, मेरे दोस्त को अपने स्कूल में एक प्रिंसिपल की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने जो प्रिंसिपल थे वो 2 दिन पहले ही इस दुनिया से चल बसे। आप चाहो तो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बड़ी मेहरबानी की तुमने इस लाचार बूढ़े पर जो मुझे इस काबिल समझा। मुकेश बोला, बाबूजी, आपने जो मेरे लिए किया है उसके आगे कुछ भी नहीं है। नरेश जी के संरक्षण में स्कूल को देखते ही देखते काया पलट ही हो गई। चारों तरफ नरेश बाबू की तारीफ होने लगी। एक दिन मुकेश और उसकी पत्नी उन्हें कार शोरूम में लेकर गए। नरेश जी सोच रहे थे, पता नहीं मुकेश उन्हें यहाँ क्यों लाया है। तभी कार शोरूम के स्टाफ ने नरेश बाबू और सुशीला जी का स्वागत किया और उनके आवरण में ढकी एक कार के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और एक रिमोट मुकेश ने अपने नरेश बाबू के हाथ में दे दिया। धीरे धीरे आवरण हटा तो पाया कि मुकेश 64 लाख की ऑडी सुशीला जी और नरेश बाबू को भेंट की है। नरेश बाबू ने लेने से इनकार कर दिया तो मुकेश हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैंने अपने माता पिता को तो कभी नहीं देखा। बड़ा अरमान था कि अगर वो आज होते तो मैं इसी तरह उनकी ख्वाहिशें पूरी करता। मेरे लिए तो आप ही मेरे माँ और बाबूजी हैं, इसलिए आप ये भेंट स्वीकार कीजिए। मजबूरी में सुशीला जी और नरेश जी को मुकेश और उसकी पत्नी की बातें माननी पड़ी। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्हें धुंधला सा याद आया कि कैसे एक बार जब बेटा अपनी कार खरीद रहा था और दोनों पति पत्नी कैसे चाहते हुए भी उस कार में बैठ गए थे, तो बहू की त्योरियां चढ़ गई थी कि बेटा तुरंत पत्नी का चेहरा देखकर बोला, पापा, यह कार मैंने आप लोगों के सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि अपनी बीबी बच्चों को घुमाने के लिए ली है। आपकी तो अब घूमने फिरने की उम्र निकल गई। आराम से घर में बैठकर आप लोगों को भजन कीर्तन सुनना चाहिए। बेटे की बातें सुनकर अपमानित महसूस करते हुए भी दोनों पति पत्नी तुरंत उससे उतर गए और आज उनके पास
64 लाख की ऑडी थी, जिसके बारे में उनके बेटे सोच भी नहीं सकते थे। अब तो आए दिन मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेते, टीवी पर, पेपर पर, हर जगह उनकी ही तस्वीरें। एक रोज़ दिलीप का बेटा टीवी खोलकर अचानक अपने दादाजी को देखकर बोला, पापा मम्मी जल्दी आओ, देखो दादाजी टीवी पर आ रहे हैं। अपने पिता की ठाट बाट देखकर दिलीप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अनीता बोली, ये देखो तुम्हारा बाप इतने पैसों से खेल रहा है और तुम यहाँ पाई पाई जोड़ रहे हो। मैं कहती हूँ देवर जी से बात करो और चलते हैं मुंबई। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मुंबई भी घूम लेंगे और उनके मन में अपनी पुरानी जगह बना लेंगे। दिलीप बोला, क्या ज़रूरत है उन लोगों को ले जाने की? वो लोग जाएंगे तो हिस्सा लग जाएगा। बेहतर है हम लोग चलते हैं, आखिर हम ही तो उनकी देखभाल किया करते थे। यही सोचकर दिलीप अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंच गया। जब मुकेश को पता चला कि वो नरेश बाबू का बेटा है तो उसने उन्हें बड़ी इज्जत दी। जैसे ही नरेश बाबू कमरे से बाहर निकले, मुकेश को सामने देखकर बोले, बेटा माँ तुम्हारे लिए मूंग का हलवा बना रही है, जाओ खा लो। बेटा शब्द सुनकर दिलीप को लगा उन्होंने उसे आवाज़ लगाई। वो आगे बढ़ने लगा तो नरेश बाबू बोले, आप कौन हैं और आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर मेरी पत्नी अपने बेटे के लिए मूंग का हलवा बना रही है, जाओ मुकेश। मुकेश कुछ कहता उससे पहले ही नरेश बाबू बोले, हमारा एक ही बेटा है और वो तुम हो, जो हमें अपना वक्त देता है, हमारे सुख दुख में हमारा ख्याल रखता है, जिसने हमें जीने की नई वजह बताई है। हम किसी और से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बाहर जो भी मेहमान आए हैं उन्हें पानी पिलाकर विदा करो। अनीता ने दिलीप को इशारा किया। दोनों नरेश बाबू के पैरों में लटक गए और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपने भूल का एहसास है। उनकी आवाज़ सुन के सुशीला जी हाथ में हलवा की कटोरी लेकर बाहर आईं और मुकेश को हलवा खिलाते हुए बोली, बेटा अच्छे से खा लो और बहू और बच्चों के लिए मैं पैक कर देती हूँ, ले जाना। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, अनीता ने कहा, माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। बाबूजी जो भी करना चाहते हैं उसमें उनका बेटा उनकी सहायता करेगा। और करना ही क्या है, बस दफ्तर ही तो संभालना है, वो ये संभाल लेंगे। सुशीला जी ने एक थप्पड़ अनीता को लगाया और बोली, तुम्हें क्या लगता है हमारे माथे पर लिखा है मूर्ख? हम नहीं जानते तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारा पति अपने मरते पिता को नहीं संभाल पाया और अब जब हरे हरे नोट आ रहे हैं तो वो तुम्हारा पति संभालेगा। अरे जाओ किसी और को बनाओ। दिलीप आया और बोला, माँ हम बदल गए हैं, हमें पैसों से कोई लोभ नहीं है। अगर आप हमारे साथ नहीं चल सकती तो हम ही आपके साथ रह जाते हैं। सुशीला जी ने दूसरा थप्पड़ अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोली, लालची, जो अपने पिता के पेंशन का पैसा कम होने पर उनकी रोटी कम कर सकता है, वो अब पिता के साथ आकर रहना चाहता है। अरे तुम लोग तो वो जीव हो जो अपने ही माँ बाप के खून पीते हो। मैं इन लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहती, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहते हुए सुशीला जी वहाँ से चली गईं। मुकेश उन लोगों से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों की उपस्थिति से अम्मा और बाबूजी को तकलीफ़ हो रही है, बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। जब दिलीप ने आनाकानी की तो मुकेश बोला, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो बहुत बुरा होगा। बस मैं बाबूजी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आखिरकार उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, पर दिलीप का बेटा अपने दादी दादा के पैरों से लिपट गया। दादाजी प्लीज़ घर चलिए, आपकी बहुत याद आती है। नरेश बाबू और सुशीला जी की अपने पोते को देखकर आंखें भर आईं और अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से अंदर चले गए। उस बच्चे का बेबस चेहरा देखकर दोनों निराश थे। फिर नरेश जी और सुशीला जी अपने पोते से मिलने हर इतवार को घर के पास पार्क में उससे मिलने जाते, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताते और वापस से मुंबई की फ़्लाइट पकड़कर आ जाते। बच्चा भी दादा दादी से मिलकर खुश हो जाता। तो नरेश बाबू और सुशीला जी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।